30 जनवरी 1948 को दिल्ली के बिरला भवन में अपनी कुछ असहमतियों के कारण एक इंसान ने कुछ 70 साल से ऊपर उम्र के एक बुढ़े को 3 गोलियां मारी और बुढ़े के जो मुंह से आखिरी शब्द निकले थे वो थे हे राम। बुढ़े का नाम था महात्मा गांधी और गोली चलाने वाले का नाम था नाथूराम गोडसे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है नजरिया के एक और एपिसोड में। 30 जनवरी 1948 को 3 गोलियां खाने के बाद महात्मा गांधी की मृत्यु हो जाती है और मारने वाला था नाथूराम गोडसे। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि साल 2023 का भारत कैसा दिख रहा होता अगर वो साल 2023 का भारत नहीं महात्मा गांधी का भारत होता? अब आप सोच रहे होंगे मैं कैसी बात कर रहा हूँ, महात्मा गांधी का भारत ऐसा क्या अलग हो जाता उसमें। तो क्यों ना नज़रिया के इस एपिसोड के ज़रिए हम डिस्कस करें महात्मा गांधी के विचारों को कि वो क्या सोचते थे एक राष्ट्र के बारे में और क्या समझ रखते थे एक देश कैसे चलना चाहिए इस चीज़ के बारे में। यानी कि इस वीडियो में हम उस नेशन यानी उस देश की कल्पना करेंगे जो कि महात्मा गांधी की परिकल्पना का भारत था। उस भारत की इकोनॉमिक व्यवस्था वैसी होगी जैसा महात्मा गांधी चाहते थे। उस भारत का जो एजुकेशन सिस्टम होगा वो वैसा होगा जैसा महात्मा गांधी चाहते थे। उस भारत का जो डिफेंस सिस्टम होगा वो वैसा होगा जैसा महात्मा गांधी चाहते थे। और तो और उस पूरे भारत का समाज वैसा होगा जैसा महात्मा गांधी चाहते थे। तो चलिए इस वीडियो के ज़रिए डिस्कस करें उस भारत के बारे में जो भारत महात्मा गांधी की परिकल्पना का भारत था। तो जब भी हम देश की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो चीज़ सबसे पहले आती है हमारे दिमाग में वो होती है इकोनॉमिक मॉडल कि अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी। अगर आप आज की तारीख में भी देखें तो इस सरकार का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म इकोनॉमी पे ही होता है। और तो और यूपीए की सरकार में भी उनका सबसे ज़्यादा क्रिटिसिज्म अर्थव्यवस्था पे ही होता था। तो महात्मा गांधी के हिसाब से अर्थव्यवस्था कैसी होनी चाहिए और भारत की अर्थव्यवस्था कैसी दिखती है अगर महात्मा गांधी के हिसाब से हम बिल्कुल चलते हैं? तो आप सब ने अक्सर ऐसे ब्रांडेड दुकान देखे होंगे और आप सब में से बहुत सारे लोग इन दीदी के यहाँ कॉफ़ी पीने भी गए होंगे। तो अगर महात्मा गांधी के हिसाब से हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चलती तो ना तो आपको ये ब्रांड्स दिखते ना ही बड़े बड़े शहरों में आपको इन दीदी का फोटो दिखता। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें हिंदुस्तान में हैं इसकी वजह से। ये क्या है? एलपीजी रिफॉर्म्स यानी ग्लोबलाइजेशन। महात्मा गांधी के हिसाब से इंसान का जो फोकस है और अर्थव्यवस्था का जो फोकस है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे नहीं होना चाहिए था। आजकल हमारे यहाँ बहुत जोर दिया जाता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसी है, मगर महात्मा गांधी का जो भारत था वहाँ फोकस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे कम था और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ पे ज़्यादा था। आप में से कुछ लोग पूछेंगे अंतर क्या है? अंतर है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ज़्यादा फोकस करती है मेटेरियलिस्टिक चीज़ों पे। अब आप सोचिएगा कि मेटेरियलिस्टिक चीज़ें, इकोनॉमी तो पैसा के बारे में है और पैसे से तो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें ही आएंगी ना, ऐसा नहीं है। महात्मा गांधी का जो इकोनॉमिक मॉडल था वो लाइफ पे फोकस करता था और लाइफ मतलब सिर्फ आपकी लाइफ नहीं, आपके आसपास रहने वाले समाज की भी लाइफ। तो वो जो इकोनॉमिक मॉडल था वहाँ पे ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे नहीं होता कि डेवलपमेंट कितना हो रहा है देश का या जीडीपी ग्रोथ कितनी है। ज़्यादा फोकस इस चीज़ पे हो रहा है कि जितने रिसोर्सेज हमारे पास हैं हमारे देश में उनका सही ढंग से हम एलोकेशन करके देश के हर हिस्से में हर तबके को इक्वली प्रोवाइड करवा पा रहे हैं कि नहीं। और अगर इक्वली ना भी प्रोवाइड करवा पाएँ तो कहीं ना कहीं हर इंसान को सफिशिएंटली प्रोवाइड करवा पा रहे हैं कि नहीं करवा पा रहे हैं। तो इस चीज़ पर ज़्यादा जोर होता महात्मा गांधी की अर्थव्यवस्था के हिसाब से। तो अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे इसमें नया तो कुछ नहीं है। महात्मा गांधी की जो अर्थव्यवस्था है वो तो एक वेस्टर्न फिलॉसफी जो कम्युनिज्म है उससे बहुत मिलती है, क्योंकि कम्युनिज्म में भी वो कहते हैं कि सबको बराबर मिलना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। महात्मा गांधी ने ये नहीं कहा कि सबको बराबर मिलना चाहिए। महात्मा गांधी ने ये कहा कि सबको जितनी ज़रूरत है उतना मिलना चाहिए। यानी कि आप ज़रूरत से ज़्यादा तो कमा सकते हैं मगर आपके ज़रूरत से ज़्यादा कमाने की वजह से कोई इंसान ज़रूरत से कम में ना रहे। और इस चीज़ को कम्युनिज्म नहीं, कम्युनिज्म का एक मॉडिफाइड फॉर्म सोशलिज्म कहते हैं। और इस सोशलिज्म को हम गांधीयन सोशलिज्म बुलाते हैं। जब इस गांधीयन सोशलिज्म में आप गांधी के विचारों को, जो भारत के बारे में गांधी सोचते थे, जिस तरीके का समाज गांधी देखना चाहते थे, उस समाज को इंक्लूड कर दें जब इस इकोनॉमिक मॉडल में, तो वो गांधीयन मॉडल ऑफ इकोनॉमी हो जाती है। इस इकोनॉमी के हिसाब से भारत को बहुत सारी छोटी छोटी सेल्फ सस्टेनेबल एंटिटीज़ में बांट दिया जाता, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग से लेकर प्रोडक्शन से लेकर सब कुछ हिंदुस्तान के अंदर होता। हम ना कुछ इंपोर्ट करते ना कुछ एक्सपोर्ट करते, जो बनाते यहीं पे बनाते, जो इस्तेमाल करते यहीं पे इस्तेमाल करते।
तो आज की तारीख में ये आपको काफ़ी अटपटा ज़रूर लग रहा होगा, मगर अगर यही चीज़ हम शुरुआत से अपनाते और यूएसए के इतना पावरफुल होने के कारण जो कैपिटलिज्म है, पूंजीवाद का जो विचार है, वो इतना रेलिवेंट ना होता ग्लोबल सिनेरियो में, तो कहीं ना कहीं ये बातें आज आपको थोड़ी ज़्यादा रेलिवेंट लग रही होती जितनी आपको लग रही हैं अभी उस चीज़ की अपेक्षा में। ये तो बात हो गई अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी की बात, कि वो चाहते थे छोटे छोटे लेवल्स पे हम काम करें और छोटे छोटे ब्लॉक्स में डिवाइड कर दें देश को, और हर छोटे ब्लॉक को हम सफिशिएंटली प्रोवाइड करवा पाएँ। अब बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट चीज़ की। अब जिस तरह आपने कभी क्रिकेट मैच देखा होगा तो हर थोड़ी देर पे एक एड ब्रेक आता है, वो एड ब्रेक बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट होता है। उसी तरह हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर आज तक 75 साल बाद भी आज़ादी के पूरे सफ़र में एक चीज़ हिंदुस्तान में कॉमन है। वो क्या है? हर थोड़े समय पे एक नया एजुकेशन सिस्टम आता है। अब आप और मैं अच्छी तरह से जानते हैं कि इस एजुकेशन सिस्टम और हर बार ये जो नई एजुकेशन पॉलिसी आती है इसने कितना इफेक्ट डाला है हमारे इस देश पे। और अगर आप नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप नज़रिया का एक एपिसोड है पूरा एजुकेशन सिस्टम पे, वो आप देख सकते हैं। तो महात्मा गांधी क्या सोचते थे एजुकेशन के बारे में? तो वो ये सोचते थे कि एजुकेशन का जो फोकस है ना, वो टेक्निकलिटीज़ पे कम होना चाहिए, इस बात पे कम होना चाहिए कि आपकी डिग्री आपको कितना बेटर जॉब प्रोवाइड करवा पा रही है, इस बात पे ज़्यादा होना चाहिए कि आप कितना बेटर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपनी सोसाइटी को, यानी आप कितने ज़्यादा बड़े एसेट हैं अपनी सोसाइटी के लिए, आप एक इंसान कितना बेहतर बन रहे हैं एक एम्प्लॉय से ज़्यादा। इस चीज़ पे फोकस था महात्मा गांधी के इकोनॉमिक मॉडल का। वो हमेशा इंसान की बेहतरी पर जोर डालना चाहते थे, वो इंसान के अंदर वैसे एथिक्स और ऐसे मोरल वैल्यूज़ डालना चाहते थे जिससे इंसान खुद काम करे और अपने साथ साथ अपने समाज की भी अपलिफ्टमेंट करे। तो कहीं ना कहीं जो सोशल और एथिकल वैल्यूज़ है उस पर ज़्यादा जोर होता महात्मा गांधी के एजुकेशन सिस्टम में, ना कि टेक्निकलिटीज़ पे। आज की तारीख में साल 2023 में ये बात भी आपको बहुत ज़्यादा इररेलेवेंट लग रही होगी, मगर ऐसा इसलिए है क्योंकि आप जब गांधी का एजुकेशन सिस्टम देखते हैं तो आप इकोनॉमिक मॉडल वेस्ट का देखते हैं, कैपिटलिज्म वाला इकोनॉमिक मॉडल। अब गांधी का जो इकोनॉमिक मॉडल था, अगर उस मॉडल के हिसाब से आप देखें तो जो बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है ना वो यही होगा, क्योंकि आपने समाज को छोटी छोटी एंटिटीज़ में बांट दिया है, आप सफिशिएंटली प्रोवाइड करवाना चाहते हैं हर इंसान के लिए, और वो एक कैपिटलिस्ट मॉडल में बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। दुनिया ये अच्छी तरह से देख पाई है। तो कहीं ना कहीं अगर आपको गांधी से रिलेट करना है तो आपको गांधी के समय में जाना होगा और एक पूरा जो इकोसिस्टम गांधी बनाना चाहते थे जिसमें एजुकेशन होता, इकोनॉमी होती और गांधी के हिसाब से होती, उस पर सोचना पड़ेगा। अब अगली चीज़ पे मूव करते हैं हम। एजुकेशन और इकोनॉमी की बात तो काफ़ी हो गई, अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ वो है जो 2023 में भारत का जो नक्शा है और भारत की जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और वो क्या है? तो वो चीज़ है हमारा डिफेंस। तो आपको क्या लगता है महात्मा गांधी डिफेंस के बारे में क्या सोचते थे? महात्मा गांधी यूँ तो काफ़ी नॉन वायलेंट थे, लेकिन आत्मरक्षा पे कहीं ना कहीं समय पड़ने पर उनका कहना था कि इंसान को जोर देना चाहिए। और ऐसा ही हुआ था जब कबायलियों ने हमला किया था कश्मीर पर साल 1947 में, तब महात्मा गांधी ने भारतीय सेना जो कबायलियों से लड़ रही थी उसका समर्थन किया था और कहा था कि सेल्फ डिफेंस में ये काम हो रहा है और ये काम नॉन वायलेंस की जो मेरी पूरी पॉलिसी है उसके खिलाफ नहीं है। तो वैसा ही एक मिडिल वे निकाला था महात्मा गांधी ने डिफेंस के मामले में। वो एक स्टैंडिंग आर्मी रखने के तो खिलाफ में थे, वो इस चीज़ के खिलाफ थे कि हम कुछ हज़ार या लाख लोगों को जमा करें और कहें कि अब आप पूरा जीवन भर आर्मी में सर्व कीजिए। वो चाहते थे कि एक पब्लिक मिलिशिया फॉर्म की जाए। पब्लिक मिलिशिया क्या होगा? हर सिटीजन को हिंदुस्तान के आर्मी की एक कुछ समय की ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके कारण जब भी सेल्फ डिफेंस की ज़रूरत पड़े इंडिया को, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में ट्रेन सिपाही या फिर कहूँ तो सोल्जर्स हों जो कि जाके आर्मी में सर्व कर पाए। तो वो आर्मी रखने के तो खिलाफ थे, लेकिन हाँ उनका ये कहना था कि सेल्फ मिलिशिया ज़रूर रखनी चाहिए हिंदुस्तान को अगर आपको सस्टेन करना है उस कोल्ड वॉर के एरा में। तो अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि तो आर्मी ही रख लेते, सेल्फ मिलिशिया से ऐसा क्या होगा? तो महात्मा गांधी वायलेंस के खिलाफ थे, मैंने कहा ना। तो अगर आप एक सेल्फ मिलिशिया रखेंगे या फिर एक पब्लिक मिलिशिया रखेंगे तो आप किसी देश पे हमला नहीं कर पाइएगा। आप लोगों को इस बात के लिए अपने काम से वापस बॉर्डर पे नहीं बुला पाइएगा कि वो आएँ और दूसरे देश पे हमला करें अपना काम छोड़ के। हाँ, लेकिन अगर दूसरा देश हमला करेगा तो आप आत्मरक्षा का हवाला देकर उन लोगों को ज़रूर बुला पाएंगे। तो कहीं ना कहीं उनकी जो नॉन वायलेंस की पूरी आइडियोलॉजी थी उसको काफ़ी सपोर्ट करता था ये जो उनका डिफेंस मॉडल था। और कहीं ना कहीं अगर उस तरीके का भारत और उस तरीके की दुनिया होती जैसी महात्मा गांधी ने सोची थी तो
ये जो डिफेंस मॉडल है ये काफ़ी सही होता। अब डिफेंस पे बात कर ली, अब बात करते हैं समाज के बारे में। एज अ सोसाइटी कैसा देखना चाहते थे महात्मा गांधी हिंदुस्तान की सोसाइटी में। तो आपको एक बात सुन के थोड़ा तवज्जो हो, पर महात्मा गांधी की जो सोसाइटी थी, उनका जो भारत था, उसमें कहीं ना कहीं जो वर्ण व्यवस्था है ना, उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत थी। अब आप में से कुछ लोग महात्मा गांधी को काफ़ी गलत समझ रहे होंगे क्योंकि वो वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, मगर आपको शायद जानकर आश्चर्य हो कि महात्मा गांधी वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। आज की तारीख में हिंदुस्तान में वर्ण व्यवस्था नहीं है, कास्ट सिस्टम है। कास्ट कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और एक्सट्रीम फॉर्म है जहाँ पर भेदभाव बहुत ज़्यादा है। वहीं वर्ण व्यवस्था में इंसान की काम पर और कुशलता पर ज़्यादा फोकस है। तो महात्मा गांधी इंसान को 4 वर्णों में बांटने के तो फेवर में थे, लेकिन हाँ, कास्ट सिस्टम वाली चीज़ के और अनटचेबिलिटी के वो बहुत ज़्यादा खिलाफ थे। तो कहीं ना कहीं जो गांधी का समाज था उसमें वर्ण व्यवस्था का बहुत ज़्यादा महत्व होता, और तो और औरतों का जो महत्व है वो पुरुषों से ज़्यादा होता। और क्या होता गांधी के भारत में, आपको पता है? अगर गांधी का हिंदुस्तान होता या फिर वो हिंदुस्तान होता जिसकी परिकल्पना महात्मा गांधी ने की होती, तो कहीं ना कहीं उस भारत में कॉन्ट्रासेप्टिव जो डिवाइस है ना, वो नहीं मिल रहे होते। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के इस्तेमाल के बहुत ज़्यादा खिलाफ थे और उनका कहना था कि ये गलत है। अगर आपको फैमिली प्लानिंग करनी है तो आप समाज में चेतना जगाइए। मैंने कहा ना, अब आप में से कुछ लोग अगर महात्मा गांधी को क्रिटिसाइज करना होगा आपको, तो आप क्या कीजिएगा, आप एक पॉइंट उठाइएगा कि देखिए महात्मा गांधी ने तो कहा था कॉन्ट्रासेप्टिव ही नहीं इस्तेमाल करो। तो महात्मा गांधी ने जब ये कहा था तो वो उस समाज के लिए कहा था जहाँ के लोग उस एजुकेशन सिस्टम से पढ़ के आते जो महात्मा गांधी सोचते थे कि सही है। वहाँ के लोग समाज के बारे में सोचते, तो वहाँ पे स्कूलों में फैमिली प्लानिंग जैसा जो कॉन्सेप्ट है वो बचपन में ही सिखा दिया जाता ज़्यादा बेहतरी से। तो कॉन्ट्रासेप्टिव की कहीं ना कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और उनका मानना था कि कहीं ना कहीं जब से कॉन्ट्रासेप्टिव आ गए हैं तब से महिलाओं का शोषण ज़्यादा होता है, महिलाओं को एज अ टूल, एज अ कमोडिटी ज़्यादा ट्रीट करते हैं पुरुष। तो कहीं ना कहीं जब आप गांधी को जज करते हैं इन चीज़ों, आपको इन आर्ग्यूमेंट्स का भी ध्यान रखना चाहिए। अब एक लास्ट चीज़ पे बात करते हैं, भारत का नक्शा कैसा दिखता अगर वो महात्मा गांधी की परिकल्पना वाला भारत होता। तो देखिए, शायद ऐसा दिख रहा होता वो नक्शा। अब आप बोलेंगे ऐसा कैसे, ये तो बंटवारे के पहले का हिंदुस्तान है। तो जी हाँ, अगर आप मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की माने तो महात्मा गांधी हिंदुस्तान के लिए एक ऐसा स्ट्रक्चर चाहते थे जहां पर हिंदुस्तान एक फेडरल स्ट्रक्चर हो और जिन्ना और नेहरू, पटेल यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों उनके बीच में एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम डेवलप कर ले और एक फेडरल स्ट्रक्चर दे इंडिया पे। अब फेडरल स्ट्रक्चर क्या है? जहां पर स्टेट्स के पास ज़्यादा पावर हो इन कंपेयर टू सेंटर, और तो और वहाँ पे पंचायती राज का जो सिस्टम है, जो मुखिया वाला गांव वाला सिस्टम है, उस पर बहुत ज़्यादा जोर हो, क्योंकि विलेज अपने आप में इससे एक सेल्फ सस्टेनिंग एंटिटी बन पाएगी और उसे निर्भरता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी और चीज़ पे या किसी और सरकार पे। और ये जितने भी राज्य हैं, जो पंचायत है, वो सब एक दूसरे से कनेक्टेड हो 3 मामलों में। वो क्या है? संचार यानी कम्युनिकेशन, उसके अलावा फॉरेन पॉलिसी यानी विदेश नीति, और डिफेंस यानी रक्षा। इन तीनों चीज़ों पे भारत कनेक्टेड हो और बाकी सिविल कोड और बाकी के जो लॉज होते हैं, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, चाहे जो हेल्थ केयर हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, पुलिसिंग हो गई, इन चीज़ों पे स्टेट को ज़्यादा पावर मिले, जो कि आज की भारत से काफ़ी अलग होता। लेकिन अलग ज़रूर होता, मगर शायद इससे हिंदुस्तान का जो नक्शा है वो हमेशा के लिए यूनाइटेड रहता और पाकिस्तान और बांग्लादेश 2 अलग देश नहीं एग्जिस्ट कर रहे होते साल 2023 में। तो ये वो कुछ विचार थे जो मेरे हिसाब से आपको मदद करेंगे महात्मा गांधी की परिकल्पना के भारत को समझने में। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे क्यों ज़रूरी है समझना? तो समझना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि महात्मा गांधी एक बहुत बड़े नेशनल फिगर थे। अब नेशनल फिगर थे, आप में से कुछ लोगों की असहमतियां भी होंगी महात्मा गांधी से, आप में से कुछ लोग गलत भी मान रहे होंगे, मगर आप और मैं एक चीज़ पर डिबेट नहीं कर सकते। वो क्या है? आज़ादी की लड़ाई में महात्मा गांधी का एक बड़ा योगदान था, इस पर तो कोई डिबेट नहीं है ना। आज़ादी का जो पूरा पीरियड है, अगर आप उसमें देखें तो कंसिस्टेंटली आपका जो सबसे बड़ा क्राउड पुलर था, जनता को सबसे ज़्यादा जो आकर्षित करने वाला फिगर था, वो तो महात्मा गांधी ही थे ना। जो आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत में जो बड़ा टास्क था कि जनता को आप घरों से क्राउड को खींच पाएँ सड़कों पे, आप उनको ये एहसास दिला पाएँ कि वो सचमुच में गुलाम है, उसमें तो महात्मा गांधी का रोल था ना। चाहे भले ही उन्होंने नेहरू को फेवर किया हो ना किया हो, मुसलमानों को फेवर किया हो ना किया हो, जिन्ना को फेवर किया हो या ना किया हो, तो इन चीज़ों पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। और इस वीडियो के ज़रिए मैं पूरी आशा करता हूँ
कि मैंने आपको महात्मा गांधी के विचारों के बारे में एक बेहतर समझ दी होगी, भारत के एग्जाम्पल को लेकर के, और समझाया होगा कि वो भारत कैसा दिखता हो अगर भारत महात्मा गांधी के विचारों पर चलता। तो मैं आशा करता हूं कि ये एपिसोड आपको समृद्ध कर पाया होगा और मैं आगे भी लौटूंगा ऐसे ही वीडियोस के साथ। तब तक आप नजरिया को देखते रहें और इस वीडियो को अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया।